हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे झारखंड पीजीटी का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम सामान्य पेपर पढ़ रहे थे। दोस्तों, उसी में हम आज पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। झारखंड में जो अफवाह तंत्र हैं उसी को पढ़ने का कार्य करेंगे। इसके पहले हमने इतिहास पे, भूगोल पे, नदियों पे, मिट्टी पे, जलवायु पे हमारा वीडियो आ चुका है। दोस्तों, आइए देखने का कार्य करते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब है जब नदियाँ उफान पे होती हैं और अपने बहाव को बहुत तेज़ी से अलग अलग मार्ग में बहने लगती हैं, उसी को कहते हैं अफवाह तंत्र। अब जैसे मिट्टियाँ काट के ले जाके जो है कि नदियों के बीच डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। आइए उसी कुछ स्थलों के पढ़ेंगे जहाँ से अफवाह तंत्र तेज़ी से आगे बढ़ता है। ये झारखंड स्पेशल बड़वाल की पुस्तक है। आइए दोस्तों देखते हैं। नदी या वर्षा का जल या अन्य किसी प्रकार के जल के प्रवाह या बहाव को अफवाह तंत्र कहते हैं या कहा जाता है। दूसरी पॉइंट देखेंगे, किसी भी क्षेत्र का अफवाह तंत्र उस स्थान की स्थलीय बनावट, ढाल, जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जल जब तेजी से बहता है तो अफवाह तंत्र भी तेजी के साथ बदलता रहता है। अब देखेंगे तीसरी पॉइंट है, अफवाह तंत्र किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था। विश्व की अधिकांश सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है और वर्तमान में भी किसी भी देश के आर्थिक विकास में इनका विशेष योगदान है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो होता है, आर्थिक विकास, तो वहाँ के जलवायु, मिट्टी और खदान इन्हीं सब पे डिपेंड करता है। आगे देखेंगे में इनका विशेष योगदान रहा और इनके सदुपयोग तथा जल संरक्षण से न केवल बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अस्थायी समाधान खोजा जा सकता है, बल्कि जल संकट से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अफवाह तंत्र के मुख्य घटक। अब मुख्य घटक में क्या आएगा? नदी आएगी, रिवर जलाशय आएगा, और हिमानी आएगी, ग्लेशियर जिसे कहेंगे, और गर्म जल कुंड आदि आता है, हॉट वाटर स्प्रिंग। नेक्स्ट देखेंगे अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप को देखते हैं। अफवाह प्रतिरूप को निर्धारित करने में चट्टानों की संरचना, स्थलाकृत ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा आदि की प्रमुख भूमिका होती है। अफवाह प्रतिरूप निम्नलिखित है। पहला देखेंगे द्रुमाकृति प्रतिरूप। अब नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है? द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। यह प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थलीय ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होते हैं। जैसे ये एक वृक्ष है, ऐसे मान लीजिए, फिर ये शाखाएं निकली हुई हैं, उसी के भांति ये आपको देखने में लगता है। जलीनुमा प्रतिरूप। इस प्रतिरूप का निर्माण सहायक नदियां मुख्य नदियों के समकोण पर मिलने से होता है। अब देखेंगे जलीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर एवं मुलायम चट्टानें जो है समानांतर पाई जाती हैं। कठोर भी चट्टान होगी और मुलायम चट्टान भी होगी। नेक्स्ट देखेंगे आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण प्रबल संबंधी शैल भूभाग पर होता है, मतलब पर्वत के छोटे छोटे जो भूभाग होते हैं उस पे होता है। आप देखेंगे अरीय प्रतिरूप। यह तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर, गुंबद जैसी संरचना से धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती रहती हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के अफवाह प्रतिरूप का संयोजन अफवाह द्रोणी में भी पाया जाता है। अब देखिएगा नदियाँ जो होती हैं वो अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक, क्योंकि हर नदी क्या होती है, यहाँ पे नदियाँ निकलेंगी पहाड़ों से निकलते हुए वो समुद्र में प्रवाहित हो जाएंगी। कुछ चली जाएंगी प्रशांत महासागर में, कुछ चली आएंगी बंगाल के खाड़ी में। तो ये आपसे बताया जा रहा है नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे मार्ग को तय करती हैं। ये मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं। बहुत सारे गंदे पदार्थ जो है कि बालू वगैरह, पत्थर सब काट के नदियाँ पानी के साथ, बहाव के साथ लेके आती हैं। तो क्या होता है? आवर्तन होता है।
तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन भी करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोमुख झील, विसर्प का मतलब जब ऐसे सर्प के आकार का ऐसे प्रभावित होने लगती है। आप देखेंगे तो ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं तथा पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण होता है। अब देखेंगे नदी द्रोणियाँ, रिवर जो है कि आगे देखिएगा, भारत में नदी द्रोणियाँ को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, बड़ी द्रोणी, मध्य द्रोणी और लघु द्रोणी। यहाँ से हो सकता है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बने, तो इनको आप याद रखिएगा। बड़ी द्रोणी किसे कहेंगे, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र होता है वो 20,000 वर्ग किमी से 14 नदी द्रोणियाँ हैं। जैसे कौन कौन सी हैं 14 नदी द्रोणियाँ, तो ये 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं और 14 द्रोणियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कृष्णा आदि। इनका जो क्षेत्र है मध्य द्रोणी देखेंगे, इनका क्षेत्र लगभग 2,000 से 20,000 वर्ग किमी और 44 द्रोणियाँ, इसमें 14 है, इसमें 44 है, याद रखिएगा नदी द्रोणियाँ हैं। इसका एक उदाहरण देखिए दिया है पेरियार। अब देखेंगे लघु का मतलब होता है छोटा। इनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किमी से कम 55 नदी द्रोणी हैं एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र की नदियां हैं। कैसी नदियां हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्र की नदियां हैं। आगे चलिए देखते हैं कैसे कैसे नदियां निकली हैं। ये रहा आपके झारखंड का पूरा मैप, तो आप समझिएगा झारखंड का ये नदी और उनकी द्रोणियाँ जहाँ आपने देख लिया। ये देखेंगे आप, तो ये सोन नदी है, यही बेल्ट सटता है आपके उत्तर प्रदेश से, तो सोन नदी बिहार का ये बेल्ट है, ठीक है। और ये सोन नदी बिहार की शोख मानी जाती है। इसके इधर साइड में देखेंगे पुनपुन नदी है, इधर में देखेंगे फल्गु नदी है, नेक्स्ट देखेंगे धाधर नदी है, तेलैयाबाद इसी पे बना हुआ है। अब देखेंगे बराक नदी, इधर से देख रहे हैं अजय नदी है, मैथन जलाशय है, पंचेत जलाशय है, दामोदर है, जो है कि एमपी के दामोदर नदी आते हुए ऐसे एमपी होते हुए गिर जाती है। अब देखेंगे हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब देखेंगे नीचे देखिएगा, तो ये दक्षिण कोयला नदी है और शंख नदी है, ये मंदिरा जलाशय है, स्वर्णरेखा नदी है। ये इतनी नदियाँ थी। अब आप देखेंगे तो कुछ फैक्ट देखिए। विश्व की आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है, तो ये अमेजन नदी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी तो ये कौन सी है, दामोदर है। आपने यहाँ पे देख लिया है, तो ये है दामोदर, वही दामोदर जो झारखंड की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। आप देखिएगा झारखंड में अफवाह तंत्र, झारखंड की स्थलाकृति में पठारी भागों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ विभिन्न दिशाओं से नदियों की छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं जो एक साथ मिलकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका जो निकास होता है किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, महासागर में हो जाता है। कोई भी नदियाँ होंगी वो जाके एक दिन अपने से बड़े में जो है कि समाहित हो जाती। अब देखिएगा झारखंड, दूसरी पॉइंट है झारखंड में जल विभाजन का कार्य है, तो छोटा नागपुर का पठार एवं रांची का पठार है, यह नदियों को 2 दिशाओं में विभाजित करता है। तो कितनी दिशा में विभाजित करता है, 2। अब देखिएगा पहला कौन सा है, तो उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दूसरा है दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। नेक्स्ट देखेंगे उत्तरावर्ती नदी। अब एक एक नदियों के बारे में हम खूब बाकायदे अच्छे से पढ़ेंगे। आइए, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ पठार की मैकाल श्रेणी से है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहाँ यह उत्तर दिशा में प्रभावित होती है, इसके पश्चात उत्तर पूर्व दिशा में प्रभावित होते हुए झारखंड के पलामू गढ़वा क्षेत्र से गुजरती हुई पटना के पास मानेसर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पे मिलती है, याद रखना होगा, सोन नदी
कहाँ मिलती है गंगा में? तो मानेसर में मिल जाती है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, इस नदी को सोनभद्र और हिरंडवा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सुनहरे रेत के कण पाए जाते हैं, गोल्डन जो है कि रेत पाया जाता है। आगे देखिएगा कुछ पॉइंट और हैं उत्तर जो है कि उत्तरावर्ती नदी के। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयला जिसका उद्गम स्थल रांची का पठार है। नेक्स्ट देखेंगे, यह झारखंड के उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी करती है। इस नदी की लंबाई 784 मीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भवनाथपुर थाना क्षेत्र की पहाड़ी के उत्तरी छोर एवं कैमूर पहाड़ी की खड़ी ढाल के मध्य प्रवाहित होती है जहां इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। अब देखेंगे दूसरी नदी उत्तरी कोयला नदी। तो कोयला तो यहाँ खद्यान ही है सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नदी का नाम भी उत्तरी कोयला नदी है। उत्तरी कोयला नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है। नेक्स्ट दूसरी पॉइंट, इसकी सहायक नदियाँ औरंगा अमानत है जो हजारीबाग पठार से निकलती है। इसके अतिरिक्त इससे एवं अन्य छोटी छोटी सहायक नदियाँ पलामू के पास आकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनकी अन्य सहायक नदियों में बूढ़ा नदी भी है जो महुआ टार्ड से निकलकर सरेगन दांत पाट के दक्षिण में जाकर मिलती है। इस नदी में बूढ़ा घाट जलप्रपात 142 मीटर या 466 फीट स्थित है जिसे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। नदी पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय है क्योंकि पर्यटक लोग आएंगे तो सरकार को पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट उत्तरी कोयल नदी मौसमी नदी है, मतलब ये जब पानी बारिश आती है तो इसमें पानी दिखता है, जब गर्मी आएगी तो पानी सूख जाएगा। वर्षा ऋतु में इसमें पर्याप्त जल भरा रहता है, गर्मियों में यह सूख जाती है। उत्तरी कोयल नदी गढ़वा पलामू लातेहार होते हुए डाल्टनगंज के पास सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है? तो मानेसर में मिलती है। और ये जो नदी उत्तरी कोयल नदी ये कहाँ पे मिलती है? तो ये सोन नदी में मिल जाती है जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। अब देखेंगे पुनपुन नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार है। यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी नदी है सहायक? तो गंगा की। सोन नदी की समानांतर दिशाएं अर्थात उत्तरी दिशा में प्रभावित होती है। यह चतरा औरंगाबाद गया होते हुए फतुहा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी की सहायक नदी दरगाह है और मोरहर है जो गंगा में मिलने से पहले मिलती है। मतलब गंगा में जब नदी पूरी तरीके से चली जाती है उससे पहले ये नदियाँ उसमें मिल जाती है। पुनपुन नदी को हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र नदी भी कहा जाता है। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे कीकट प्रदेश, तो ये कीकट नदी, और बमागधी नदी ये जो है कि गधी से कीकट नदी या बमागधी नदी से भी मिल जाती है, भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पुनपुन नदी के एक पॉइंट और, तो ये है पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है। कैसी नदी है? तो ये भी मौसमी नदी है। जैसे अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे ना उत्तरी कोयला नदी, कोयल दिया है यहाँ पे कोयला नदी। अब देखेंगे पुनपुन नदी में एक मौसमी नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में पर्याप्त जल पाया जाता है और गर्मियों में जल अभाव पाया जाता है। गर्मी में जल का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। आप थोड़ा सा एक जगह देख लेंगे कि साड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तिलैया बराकर नदी पे है और 1953 में बनाया। किसने बनवाया था? कोडर माने कोनार बनाया कोनार नदी पर 1954 में हजारीबाग में। कनाडा मयूर रांझी 1955 में दुमका में। वैथन बराकर 1958 धनबाद में। पंचेत दामोदर बराकर 1959 और 1959 कहाँ पे है? धनबाद में है। और नलकारी नदी का भी नाम है और 1968 ईस्वी में बना था रामगढ़ के लिए। अब देखेंगे गेतल सूद स्वर्ण रेखा 1971 में रांची से। तेनू घाट दामोदर नदी 1973 बोकारो। अब पढ़ेंगे फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी। देखिए फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार उत्तरी भाग में। यह नदी कुछ दूर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और इसके पश्चात उत्तर दिशा में प्रवाहित होती
है। इसकी उसके उपरांत पूर्व दिशा में प्रभावित होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा को निरंजना या लीला जन कहते हैं। यही निरंजना नदी है जिसके किनारे भगवान बुद्ध को जन्म मिला था, वट वृक्ष के नीचे कहते हैं, जिसके किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है। इसकी सहायता नदियाँ सलीला, मोहना इत्यादि है। बोध गया के निकट मोहना नदी से मिलने के पश्चात इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो अब ये तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मोहना नदी में जब मिली तो इसका नाम क्या पड़ गया, फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की चौड़ाई गया के निकट सबसे अधिक होती है। वही गया है जहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं अपना तर्पण करने। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू मान्यता के अनुसार इस नदी में पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु नदी में स्नान करने तथा पिंडदान करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु में इस नदी में पर्याप्त जल पाया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव पाया जाता है। फल्गु नदी एक मौसमी नदी है। अब देखेंगे सकरी नदी। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। इसे रामायण एवं सुमागधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुमागधी या रामायण। अब नेक्स्ट देखेंगे, आप नेक्स्ट देखिएगा, इसका एक पॉइंट और छूटा हुआ है, इसे देख लेते हैं पहले। यह नदी हजारीबाग, गया, पटना, मुंगेर जिलों में उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। केवल और मोरहर नदी के साथ मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के नवादा जिले में इस नदी से नहर निकाली गई है, जिससे गया एवं पटना में सिंचाई का कार्य जोरों से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरी पॉइंट है इनकी, यह भी मुख्यतः मौसमी नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में पर्याप्त जल रहता है एवं ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव पाया जाता है। अब देखिएगा जो है कि चानन नदी, कौन सी नदी, तो ये चानन नदी। इस नदी का मूल नाम है पंचानन है, जो अभ्रंशित होकर चानन हो गया। इस नदी का विकास 5 धाराओं के संयोग से हुआ। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है एवं यहाँ से इसकी 5 धाराएं भी निकलती हैं। पैमार, तिलैया, घराजे, महाने सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण एक साथ गिरियर के निकट मिलती हैं। इसके पश्चात ये धाराएं गिरियर से बिहार शरीफ की ओर बढ़ जाती हैं। तत्पश्चात यह कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है तथा आगे जाकर इसकी विभिन्न और सकरी नदी में मिलन हो जाता है। अब देखेंगे दक्षिणावर्ती नदी है। तो ये नदी देखिए, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणावर्ती उन नदियों को कहा जाता है जो दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। दामोदर नदी को देखिएगा, यह नदी छोटा नागपुर के पठार लेकिन लातेहार जिले के छोटी क्षेत्र से निकलती है। पलामू के जंगलों से होते हुए हजारीबाग, धनबाद, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं तथा कोलकाता के निकट गुलामी नदी में मिलने के उपरांत अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तीव्र ढाल और अधिक जल होने के कारण वर्षा ऋतु में इसमें बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। और इस नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में भी भारी तबाही होती थी, जिसके कारण दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा गया था। किसका शोक, तो पश्चिमी बंगाल के शोक। दामोदर घाटी परियोजना निर्माण के पश्चात बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया, जिसके कारण वर्तमान में इस नदी को पश्चिम बंगाल का अभिशाप की जगह
वरदान माना गया है। आप देखेंगे दामोदर नदी के कुछ फैक्ट जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, दामोदर नदी परियोजना। अब देखिएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त सीमाओं परियोजना है। किसकी परियोजना है? तो संयुक्त सीमा की परियोजना है। आप देखिएगा आगे, दामोदर घाटी में के अंतर्गत ही देखेंगे इस परियोजना के अंतर्गत 8 बाग, एक अवरोधक बोध तथा तीन ताप विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तिलैया, मैथन, पंचेत, पहाड़ी इत्यादि स्थानों पर बांध तथा पुनर्बिजली घर बनाने गए हैं। आप देखेंगे आप दामोदर नदी की सहायक नदियाँ। तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है बोकारो, कोनार, बराकर, जमुनिया, कटरी इत्यादि है। जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो, रानीगंज, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। दुर्गापुर से संबंध और बंकुठा के निकट पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब जो है कि इसका थोड़ा सा सारांश देखिए। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा में जरूरी है। ध्यान दीजिए, दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कुल लंबाई 524 किमी है। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। तो देखिए ध्यान से, इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग मीटर है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दीजिए, लातेहार, रांची, लोहरदगा आदि क्षेत्र हैं। दामोदर नदी का उपनाम देवनगरी था। क्या था? देवनगरी या देवनंद भी है। इसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। क्या होता है? प्राचीन साहित्य में मिलता है। थोड़ी सा और एक पॉइंट है, देखिए, जमुनिया नदी धनबाद दामोदर नदी से मिलती है तथा गिरिडीह जिले के साथ साथ अपनी सीमा का निर्धारण करती है। इसके पूर्व में दामोदर नदी से कटनी नहीं निकलती है, जो पारसनाथ के पाद प्रदेश से निकलती है। जबकि चीरकुंडा के साथ दामोदर में बराकर नदी मिलती है। इसी स्थापना के निकट बराबर नदी में मैथन बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्णरेखा नदी, और यहीं से हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।